नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टैक्स की क्लास में। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कल हमने कुछ चैप्टर या फिर कुछ चैप्टर कह रहा हूं, कुछ सेक्शंस हमने पढ़े थे। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी जो रीति रिवाज है, जो कस्टम है कि पहले हम लास्ट क्लास को रिवाइज करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे मूव करेंगे। तो एक बात बता दूं, अभी डेट एक्सटेंशन का ऐसा कुछ नहीं आया है। आपके एग्जाम अभी तक इंस्टीट्यूट ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने यह बोला है कि अगर जरूरत पड़ी तो दे कैन पोस्टपोन योर एग्जाम। तो कोई फर्क नहीं पड़ता हफ्ते 10 दिन महीने से कि आपके एग्जाम लेट हो रहे हैं, अर्ली हो रहे हैं, तो आप बस शिद्दत के साथ उसी रफ्तार के साथ पढ़ते रहो। अगर रफ्तार में कमी आई तो मार्क्स में कमी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, क्या बढ़िया डायलॉग है। रफ्तार में कमी नहीं आनी चाहिए दोस्त, वरना मार्क्स में कमी आ जाएगी। चलो, इनकम टैक्स में एक टर्म मैंने कल आपको बताई थी, TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या रीजन था? सबसे पहले नॉन रेजिडेंट पर लगाया गया था। रीजन ये था कि पहले जो पब्लिक थी, जो SSC थे, वो अपनी इनकम शो नहीं करते थे, अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते थे, क्योंकि डिजिटलाइजेशन इतना नहीं होता था। TDS को मैं अगर अदर नाम देना चाहूं तो मैं इसको एक तरह का एडवांस टैक्स भी कह सकता हूं, क्योंकि आपने जैसे ही इनकम अर्न की तुरंत आपसे टैक्स ले लिया गया। आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, TDS माइनस करेंगे, उसमें से एडवांस टैक्स माइनस करेंगे अगर कोई रिलीफ है आपके पास, और माइनस करेंगे AMT का क्रेडिट। जो भी बैलेंसिंग फिगर आई अगर वो पॉजिटिव आती है तो दैट मींस आपको और टैक्स देना है, आप टैक्स भरेंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स के थ्रू। अगर वो फिगर नेगेटिव आई दैट मींस आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है तो आपको रिफंड की जरूरत है। और वो फिगर नील आई दैट मींस आपकी जितनी टैक्स लायबिलिटी बनती थी, आपका पूरा टैक्स आपने पे कर दिया थ्रू TDS, थ्रू एडवांस टैक्स, थ्रू रिलीफ और थ्रू AMT क्रेडिट। अब आपको नया टैक्स कोई देने की जरूरत नहीं है। यहां तक हम लोगों ने देखा था? जी सर, यहां तक हम लोगों ने देखा था। कल मैंने फिर एक प्रोसेस बताई थी कि डिडक्टर पेयर अपना टैक्स काटता है, पेई का, पेयर का, पेई का, और डिडक्टी का। अदर नेम उसको दे देते हैं डिडक्टी। तो एक तरफ से डिडक्टर पेयर, एक तरफ से डिडक्टी पेई। जैसे ही ये इसका TDS काटेगा, ये तुरंत अगले महीने की 7 तारीख तक किसको जमा करा देगा? सरकार को जमा करा देगा। और मार्च महीने का 30 अप्रैल तक जमा करा देगा। यस और नो? यस सर। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये अपनी रिटर्न भी फाइल करेगा जैसे ही इसका क्वार्टर खत्म होगा, अदर देन सैलरी के केस में। जैसे ही इसका क्वार्टर खत्म होगा अगले महीने की लास्ट डेट पर, दैट मींस 31 जुलाई, अप्रैल मई जून का 31 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर का 31 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 31 जनवरी, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च का 30 अप्रैल नहीं था, वहां पर था 31 मई तक ये अपनी रिटर्न फाइल कर देगा। जैसे ही अपनी रिटर्न फाइल करेगा, टैक्स जमा कराएगा, तुरंत पेई के, डिडक्टी के 26AS में आ जाएगा। 26AS एक ऑनलाइन PDF डाउनलोड होता है पेई के, डिडक्टी के इनकम टैक्स पोर्टल से। उसमें पेई का, डिडक्टी का हर TDS की एंट्री होती है, कहां कहां से इसका TDS कटा है। पॉइंट क्लियर सर? तो पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो रिटर्न फाइल करेगा, TDS काटेगा, TDS जमा कराएगा, और एक स्टेटमेंट भी देगा, एक स्टेटमेंट भी देगा जिसका नाम था फॉर्म 16 सैलरी के केस में, और फॉर्म 16A अदर देन सैलरी के केस में। ये हमने कल पढ़ा था। जी सर, ये हमने कल पढ़ा था। चलिए, उससे आगे मैंने सेक्शन 203A बताया था, जिसमें कोई भी डिडक्टर होगा तो उसको 10 नंबर लेना मैंडेटरी है। 10 नंबर लेना मैंडेटरी है, लेकिन कुछ उसमें एक्सेप्शन थी, कुछ सेक्शन थे, जैसे 194 IA, IB, O, Q और एक था M। ये ऐसे सेक्शन थे जिसमें 10 नंबर लेना मैंडेटरी नहीं है, अगर आप किसी का TDS काट रहे हो तो भी। उसके बाद एक सेक्शन था 206AA की, जिसका TDS कट रहा है उसको अपना पैन नंबर देना, परमानेंट अकाउंट नंबर देना कंपलसरी है जो TDS काट रहा है। अदरवाइज रेट इन फोर्स, रेट इन एक्ट और 20% विच एवर इज हायर का आपसे TDS चार्ज किया जाएगा। उसके बाद एक और सेक्शन आया था 206AB, जिसमें यह कहा गया था कि अगर आपने लास्ट ईयर की ITR फाइल नहीं की तो आपका ट्वाइस द रेट इन एक्ट, ट्वाइस द रेट इन फोर्स और 5% विच एवर हायर से TDS काटा जाएगा। अगर 206AA और 206AB दोनों लग रहे हैं तो जो भी दोनों में हायर रेट होगा वो एप्लीकेबल होगा। उसके बाद मैंने बताया था
पेमेंट का बता दिया था कि पेमेंट अगले महीने की 7 तारीख तक होगी, मार्च की 30 अप्रैल तक होगी। जो रिटर्न्स थी वो फॉर्म थे 24Q, 26Q, 27Q, 26QB। इसमें 24Q सैलरी के लिए था जो एनुअली भरा जाता है, 26Q अदर देन सैलरी के लिए था जो क्वार्टरली फाइल होता है, और जैसे ही क्वार्टर खत्म होता है उससे अगले महीने की लास्ट डेट पर वो लास्ट डेट तक वो रिटर्न फाइल करनी होती है। 27Q पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट था, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ पेमेंट, क्या पेमेंट कब कर रहे हैं, कैसी पेमेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको रिटर्न फाइल करनी है। और 26Q भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 7 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी पड़ती है। उसके बाद मैंने बताया था सर्टिफिकेट इशू करता है डिडक्टर पेयर फॉर्म 16 सैलरी के लिए, 16A अदर देन सैलरी और 16B इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेक्शन आया था 197 जिसमें आप लोअर डिडक्शन की क्लेम कर सकते हो एओ के पास, या फिर बिल्कुल टीडीएस नहीं कटना चाहिए ये भी आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप एओ को सेटिस्फाई कर पाए और एओ ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया तो आपका लोअर या बिल्कुल टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद मैंने बताया था कि जीएसटी और टीडीएस अगर एक साथ आ जाए तो कभी भी जीएसटी पर टीडीएस नहीं कटता है। अगर इनवॉइस में सेपरेटली शो कर रखा है तो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी की फिगर उठा लो। अगर जीएसटी सेपरेटली शो नहीं कर रखा है इनवॉइस में तो पूरी पर काट दो, फिर हमें भी नहीं पता आपने क्यों शो नहीं किया अलग से। उसके बाद बात आई थी सरचार्ज एनएचईसी की। सरचार्ज एनएचईसी में बात करूं, अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं नॉन रेजिडेंट को या फिर इंडिया में रेजिडेंट को मैं सैलरी की पेमेंट दे रहा हूं तो सरचार्ज भी लगेगा अगर पॉसिबल हुआ तो, अगर केस में सरचार्ज लगता है तो, और एचईसी तो कंपलसरी लगता है। लेकिन रेजिडेंट के केस में अदर देन सैलरी पर सरचार्ज और एचईसी नहीं लगता। जो इनकम टैक्स में टीडीएस के रेट दिए गए हैं सिर्फ वही लगेंगे। उसके बाद हमने सेक्शंस की शुरुआत की थी। अपनी सेक्शंस में सबसे पहले मैंने स्पेसिफाइड पर्सन देखा था कि कुछ केसेस में 194CHIJAR, 194C, 194H, 194I, 194J, 194A और 194R ये ऐसे सेक्शंस थे जिसमें कि एक स्पेसिफाइड पर्सन होता है। डिडक्टर कौन होता है? एक स्पेसिफाइड पर्सन होता है। पेयर कौन होता है? एक स्पेसिफाइड पर्सन होता है। इंडिविजुअल एचएफ के केस में अगर उसकी लास्ट ईयर की इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या फिर प्रोफेशनल के केस में 50 लाख से ज्यादा है, एंड जो वो पेमेंट कर रहा है पेई को वो एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से एक्सीड कर रही है, जैसे 30,000, 10,000 इनसे एक्सीड करती है तो ही डिडक्टर टीडीएस काटेगा, अदरवाइज नहीं काटेगा। स्पेसिफिक सेक्शन थे 194CHIJAR। उसके बाद एक एक करके इन्हीं सेक्शन को, पहले सी को, फिर एच को, फिर आई को, फिर जे को, फिर ए को, फिर आर को, इन सेक्शंस को डील करेंगे। सबसे पहले 194C की बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट की बात करके चलता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ करते हो और पेमेंट करते हो तो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? सब कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, यस और नो। वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, यस और नो। हाँ जी बोलिए। जी सर। अगर आप सिंगल पेमेंट कर रहे हैं एक साल में तो लिमिट थी 30,000 की, और अगर आप डबल पेमेंट दैट मींस मल्टीपल पेमेंट्स कर रहे हैं, एग्रीगेट ऑफ पेमेंट आपका 1 लाख आना चाहिए पर एनम के हिसाब से। अगर इससे ऊपर गया 30,000 और 1 लाख तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस के 2 रेट दिए हुए थे, इसमें एक 1% था और एक 2% था। इंडिविजुअल एचएफ के केस में 1% पर डिडक्ट टीडीएस करना है, और अदर देन इंडिविजुअल एचएफ आपको 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो सेक्शन 195 लग जाता है, और अगर आप जीटीए को पेमेंट कर रहे हैं और जीटीए का साल में 10 से ज्यादा कभी व्हीकल हुए ही नहीं तो उस केस में भी टीडीएस नहीं कटेगा 194C में। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में इसमें क्या क्या इंक्लूड था? एडवर्टाइजमेंट था, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग था, कैटरिंग था, कैरेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एनी मोड अदर देन रेलवे। एग्जांपल दिया था फेडेक्स का। गुड्स प्रोवाइड फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेयर मटेरियल इज सप्लाइड बाय द पेयर। मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था कि मैंने टैक्स टारगेट की एक टी शर्ट छपवाई विस्टा प्रिंट से, मटेरियल भी मैंने दिया, लोगो भी मैंने दिया, उन्होंने बस लोगो प्रिंट किया, उस टी शर्ट को साफ सुथरा किया, बढ़िया से क्लीन किया और मुझे वापस कर दिया, तो ये 194C में कवरेज होगी। उसके बाद सेक्शन आया था 194H कमीशन और ब्रोकरेज का। कमीशन और ब्रोकरेज में इसमें कौन कौन सी कमीशन और ब्रोकरेज? सर इंश्योरेंस कमीशन इसमें कवर नहीं होगा, लॉटरी कवर नहीं होगी, ठीक है। स्पेसिफाइड पर्सन, डिडक्टर कौन होगा? स्पेसिफाइड पर्सन होगा। और इसमें टीडीएस कब काटना है? इसमें टीडीएस काटना है अगर अमाउंट चलेगी 15,000 से ज्यादा तो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 5% ब्रोकरेज कमीशन की।
शेयर्स के केस में ब्रोकरेज कमीशन है तो टीडीएस नहीं कटता। उसके बाद हमने एक सेक्शन पढ़ा था 194 आई रेंट के लिए। रेंट में कमर्शियल रेंट की सबसे पहले बात करते हैं, दैट मींस 194 आई, और आईबी की बात करूं तो पर्सनल रेंट की बात करके चलता है। रेंट आपका 194 आई में कौन कौन सी एसेट्स कवर थी? सर प्लांट एंड मशीनरी थी, लैंड एंड बिल्डिंग थी, फर्नीचर फिक्चर था, सारी की सारी एसेट्स कवर थी। 2,40,000 से अगर ज्यादा की पेमेंट हुई आपकी 194 आई में तो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस, यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। प्लांट एंड मशीनरी पे अलग रेट था, अदर एसेट्स पे अलग रेट था। प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट पर कितना परसेंट था? सर 2%। अदर एसेट्स पर कितना था? सर 10% के हिसाब से टीडीएस कटा था। यस और नो? यस सर। क्या एडवांस रेंट पर भी टीडीएस लगेगा? सर बिल्कुल लगेगा। अगर डिपॉजिट रिफंडेबल है तो टीडीएस नहीं लगेगा, अगर नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट दिया है तो टीडीएस कटेगा ही कटेगा। होटल अकोमोडेशन के केस में अगर रेगुलर बेसिस पर हो रही है बुकिंग तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। अगर किसी ओनरशिप में को ओनरशिप है तो 2,40,000 की लिमिट ईच को ओनर के लिए होगी। उसके बाद सेक्शन आया था 194 जे, प्रोफेशनल के केस में अगर स्पेसिफाइड पर्सन पेमेंट कर रहा है किसी भी रेजिडेंट को तो टीडीएस कटेगा, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, टेक्निकल सर्विसेज के लिए। इसमें प्रोफेशनल सर्विसेज रॉयल्टी पेमेंट के लिए टीडीएस था 10% का, लेकिन रॉयल्टी फॉर फिल्म्स, कॉल सेंटर, टेक्निकल सर्विसेज कॉल सेंटर, रॉयल्टी फॉर फिल्म्स के लिए टीडीएस कितना था? 2% का। डायरेक्टर सेटिंग फीस चाहे 1 रुपया भी दे दिया टीडीएस कटेगा 10% पर। अदरवाइज 194 जे में लिमिट कितनी है? सर 30,000 पर एनम की लिमिट है इसमें। यहां तक कल हम लोगों ने किया था। अब हम इसके आगे अपना शुरू करेंगे आज की क्लास। आइए जी, कुछ सेक्शन रह गए थे लास्ट के 194 आई। सेक्शन नंबर सबसे पहले 194 आई और आई भी देखेंगे, आई और आई भी देखेंगे। उससे पहले आपको इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना जरूरी है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इंटरेस्ट का नाम आते ही दिमाग घूम जाता है कि कौन सा इंटरेस्ट की बात कर रहा है, लोन वाले इंटरेस्ट की बात कर रहा है, बैंक वाले इंटरेस्ट की बात कर रहा है, एडवांसेस वाले इंटरेस्ट की बात कर रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले इंटरेस्ट की बात कर रहा है, कि किस किस की बात कर रहा है। बॉन्ड पर इंटरेस्ट आता है, डिवेंचर पर इंटरेस्ट आता है, डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट आता है, कौन से इंटरेस्ट की बात करके चल रहा है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट को बाइफरकेट करेंगे कि ये क्या कहना चाहता है, तब जाके सेक्शन आपके डबल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आओ फटाफट जो जो मैं उतारूं फटाफट उसको उतारते रहना। इंटरेस्ट, ये जितने भी मैं डायग्राम चीजें लिखवा रहा हूं ना, ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन बुक को मैंने एक इस फॉर्म में बदल दिया है कि वो समझ में आ जाए। अब आप लोगों तक बुक पहुंच चुकी है तो ये मैं इसके प्रिंट आउट नहीं दे सकता, इसलिए मैं हाथ से लिखवाता हूं, और हाथ से लिखी हुई चीज ना दोस्त हमेशा तक याद रहती है। ऑल्दो नेक्स्ट बैच से ये सारी चीजें जो डायग्राम में है ये बुक में डायग्रामेटिक वाइज आ जाएंगी, मैंने हाथ से बना रखी है अपने आप। अगली बुक जब भी प्रिंट होगी ये सारे डायग्राम फॉर्म में आ जाएंगे। बच्चे को इतना आसान बना दूंगा इनकम टैक्स जीएसटी को भी अब तो, कि बच्चा कहेगा सर समझ आया ही आया। विद नॉमिनल फीस, लेस फीस, हाई क्वालिटी, ऑलवेज मोटो। तभी तो हम कहते हैं वी आर द फ्यूचर। ठीक है जी, चलिए साहब। इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट मेरा दो तरह का होता है। एक होता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, एक अदर देन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट सिक्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं जरा कोई बतलाएगा? सर सिक्योरिटीज में बॉन्ड आ गया, सिक्योरिटीज में डिबेंचर आ गया, और सिक्योरिटीज में डिपॉजिट्स आ गए। सिक्योरिटी में बॉन्ड आ गया, डिबेंचर आ गया, डिपॉजिट्स आ गए। तो जब इनकी बात करूं मैं इंटरेस्ट की, अगर मैं सिक्योरिटीज वाले इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं तो आपको सेक्शन नंबर लगाना है 190
193, खाली 193 का यही सेक्शन आपके क्लास सिलेबस में 193, खाली इस सेक्शन की बात करेंगे। और अगर मैं बात करूं अदर देन सिक्योरिटीज वाले इंटरेस्ट की, दैट मीन्स वो बात करना चाहता है सेविंग अकाउंट का, एफडी का, एफडी, आरडी, एक टर्म होती है आरडी, एक होता है फिक्स डिपॉजिट, एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में आप शुरुआत में ही एक अमाउंट दे देते हो, आपका डिपॉजिट हो जाता है। रेकरिंग डिपॉजिट में आप हर महीने आपकी एक अमाउंट डिडक्ट होती रहती, इंस्टॉलमेंट बन जाती, किश्तें बन जाती हैं कि जी 10,000 हर महीने आपका आरडी में बनता रहेगा। उसके बाद सेविंग हो गया, लोन हो गया, एडवांसेस हो गए, तो ये सब मिलकर अदर देन सिक्योरिटीज वाले इंटरेस्ट की बात करता है, जिसके लिए सेक्शन है मेरा 194 ए, जिसके लिए सेक्शन है मेरा 194 ए। ठीक है, पहले हम 193 बुक से रीड करेंगे, फिर 194 के लिए यहां कुछ नोटिंग करेंगे। तो 193 के लिए बुक खोल लो, 194 के लिए नीचे ही जगह छोड़ देना, इसी के नीचे जस्ट वहां मैं कुछ नोटिंग करवाऊंगा। सेक्शन 193 शुरुआत में ही है चैप्टर के, आइए जी, सिर्फ इतना ही सेक्शन है जितना आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, ठीक है सर। डिडक्टर कौन होगा? क्या 193 में, क्या 193 में मैंने लिखवाया था कि स्पेसिफाइड पर्सन होगा? नो सर, आपने 194 की सीरीज ली थी, 194 की सीरीज ली थी हम लोगों ने, CIJAR वगैरह। करेक्ट, करेक्ट सर। तो डिडक्टर कौन होगा? एवरी पर्सन पेइंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कोई भी इंसान जो इंटरेस्ट पे कर रहा है सिक्योरिटीज पर, सिक्योरिटीज पर हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज, दैट मींस ये डिबेंचर बॉन्ड की बात करके चल रहा है, डिपॉजिट्स की बात करके चल रहा है। अगर उस पर रिलायंस के डिबेंचर हैं, इन्फोसिस के डिबेंचर हैं, तो रिलायंस इन्फोसिस अगर उन डिबेंचर पर, उन डिपॉजिट्स पर, उन बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट पे कर रही है, तो डिडक्टर कौन होगा? रिलायंस। पेई कौन होगा? अगर मेरे डिबेंचर हैं तो मैं, रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी और डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है। रेट क्या लगेगा जी? रेट लगेगा 10% का। आप 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट, और आपकी अपनी बुक्स में अकाउंट क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। नो टीडीएस एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन, आप इन केसेस में टीडीएस नहीं काटेंगे, आप इन केसेस में टीडीएस नहीं काटेंगे। अगर 54EC वाले बॉन्ड है तो आप टीडीएस नहीं काटेंगे। उन बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, 54EC के जो बॉन्ड थे, 4 बताए थे, हाँ सर, उन्हीं की बात कर रहा है। 54EC में आप टीडीएस नहीं काटेंगे। सेवन ईयर्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगर आपके पास नेशनल सेविंग का सर्टिफिकेट है तो भी आप टीडीएस नहीं काटेंगे, उस पर कोई पेमेंट हो रही है। नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड है तो भी आप टीडीएस नहीं काटेंगे। लिस्टेड सिक्योरिटीज हेल्ड इन डीमेट फॉर्म, तो भी आप टीडीएस नहीं काटेंगे। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं पेबल ऑन GIC, LIC, एनी इंश्योरेंस कंपनी सिक्योरिटीज ओन्ड बाय इट, डिबेंचर ऑफ पब्लिक कंपनी टू रेजिडेंट इंडिविजुअल HF अकाउंट पे चेक, टोटल इंटरेस्ट लेस देन 5,000, ऑब्वियसली 5,000 से नीचे की लिमिट इसमें दी हुई है, तो आप टीडीएस नहीं काटेंगे। इतना ही कर लो, काफी है। आप इन केसेस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड, जिस पर 7.75% की सेविंग दी जाती है, अगर वो 10,000 से ज्यादा है तो टीडीएस नहीं काटेंगे। बात समझ आई? तो इन केसेस में टीडीएस नहीं कटेगा। 193 में सेक्शन में 10% पर टीडीएस कट जाएगा। बोलो यस और नो। कोई सेक्शन में दिक्कत? चुन्नू सा सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन है 193। चल सकते हैं आगे? जी सर। अब जो हमारा अगला सेक्शन होगा वो 194A का होगा, उसके लिए नोटिंग करना शुरू करो।
सेक्शन 194A, सेक्शन 194A, इंटरेस्ट on other than securities, इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज, आप सिक्योरिटीज के अलावा, दैट मीन्स लोन वगैरह की बात कर रहा है। जी सर, सेविंग पर, एफडी पर, इन पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है ये उसकी बात करके चलेगा। दैट मीन्स इस सेक्शन में जो मेजरली बात होंगी वो बैंकिंग सेक्टर की होगी। यस सर, चलो लिखो। 194A की बात करके चलता है। हमने आपको कल बताया था कि ए स्पेसिफाइड पर्सन में आएगा, IJAR, ये देखिए 194 CHIJA, 194A सेक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स इसमें डिडक्टर कौन होगा सर? इसमें डिडक्टर होगा स्पेसिफाइड पर्सन, इसमें डिडक्टर होगा स्पेसिफाइड पर्सन। किसको पेमेंट हो रही है? सब रेजिडेंट को हो रही है। किसको पेमेंट हो रही है? रेजिडेंट को हो रही है। कौन सी पेमेंट हो रही है? इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटी। बात समझ आई? आप किसकी पेमेंट कर रहे हैं अभी देखते हैं, इसको आगे और तोड़ते हैं, इसको थोड़ा सा और तोड़ते हैं और इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में ले आते हैं। पेयर अदर देन बैंक, पेयर इज बैंक, पेयर इज अदर देन बैंक, पेयर इज बैंक और पेयर इज अदर देन बैंक, पेयर इज बैंक, पेयर इज अदर देन बैंक। क्लियर है? अगर बैंक होगा तो लिमिट दो है, एक 40,000 की, एक 50,000 की। 40,000 की किस केस में और 50,000 की? अगर आप एक्सीड करते हैं अमाउंट 40,000 पर एनम, और सीनियर सिटीजन के केस में लिमिट हो जाएगी 50,000 पर एनम। अगर बैंक आपको कभी भी बेवकूफ़ नहीं बनना है। टीडीएस कब काट लेता है? वो छोटी सी अमाउंट पर भी टीडीएस काट लेता है। अगर बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, चाहे सेविंग पर दे, एफडी पर दे, आरडी पर दे, किसी पर भी दे, अगर वो 40,000 से नीचे की लिमिट है, वो बैंक टीडीएस नहीं काट सकता। सीनियर सिटीजन हो आप तो 50,000 तक। पेयर इज अदर देन बैंक, तो उस केस में 5,000 पर एनम, 5,000 पर एनम। रेट ऑफ टीडीएस 10%। चलो उतारो फटाफट, एक बार उतारो। बहुत आसान भाषा में करवा दिया है, बहुत आसान भाषा में करवा दिया है। ये जो लिमिट देखनी है ना 40,000 बैंकिंग वाली, ये पर ब्रांच की देखनी है। अभी मैं करवाऊंगा नोटबुक से, जब इसको रीड करवाऊंगा तो ये जो लिमिट है ये पर ब्रांच देखनी है। लेकिन अगर कहीं पर सीबीएस सेंट्रलाइज सिस्टम है, सेंट्रलाइज सिस्टम है बैंकिंग का, तो फिर ये लिमिट पूरे बैंक पर अप्लाई होगी। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, अगर उनका सीबीएस नहीं है, उनके पास सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, तो फिर सीधा सीधा ये लिमिट पर ब्रांच होती चली जाएगी। अगर उनका सेंट्रलाइज सिस्टम है, दैट मीन्स बुक्स एक जगह पूरे
तो हर ब्रांच की बुक एक जगह जाके मेंटेन होती है, तो फिर ये पर बैंक है। क्योंकि चलो पहले उतारो फिर समझाता हूँ पूरी राम कहानी क्या है, मैं भी कहाँ शुरू हो जाता हूँ, रुकता नहीं हूँ। पता क्या होता है, मुझे लगता है बच्चे को हर चीज बता दो, कल को वो जब आर्टिकलशिप में जाए ना, उसको पता होना चाहिए यार कि बैंक का, अगर मैं बैंक ऑडिट पर गया तो कब टीडीएस कटेगा, कब टीडीएस नहीं कटेगा। अब सिंपल थोड़ी है 40,000 50,000, नहीं, अलग अलग प्रोविजन। पहले उतारो एक बार फटाफट, 2 मिनट लगा के, 2 मिनट लगा के उतारो एक बार। चले, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। पीएनबी बैंक, क्वेश्चन है पीएनबी बैंक पेड ₹70,000 per annum to Mr. गुलिया। तो इस केस में टीडीएस कितना आएगा, तो इस केस में टीडीएस कितना आएगा। पीएनबी बैंक पेड 70,000 पर एनम टू मिस्टर गुलिया। मैं सीनियर सिटीजन तो नहीं हूं दिखता ना, तो टीडीएस कितना आएगा सर? 10% ऑब्वियसली। चलिए 70,000 का 10% दैट मीन्स 7,000, 7,000 करेक्ट सर। अब मैं अगर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर दूं, इफ इन द अबव केस, इफ इन द अबव केस amount paid is ₹38,000, तो टीडीएस कितना आएगा? इफ इन द अबव केस 38,000, तो सर नो टीडीएस, बिकॉज ये 40,000 से नीचे की बात है, 40,000 से नीचे की बात है। बुझे बुझे सर। चलिए अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ये लिमिट है इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करता हूं। 40,000 और 50,000 में क्या है? 40,000 की जो लिमिट है वो पर ब्रांच एप्लीकेबल है। नोट्स में लिखा हुआ है, डोंट वरी, मैं अभी रीड कर पाऊंगा। वो पर ब्रांच एप्लीकेबल है, मतलब पीएनबी की अगर दिल्ली में 10 ब्रांचें हैं तो पर ब्रांच 40,000 की लिमिट एप्लीकेबल है। वो क्वेश्चन में आपसे पूछता है ये चीजें पर ब्रांच से। लेकिन अगर कहीं पर सेंट्रलाइज सिस्टम है, दैट मींस पीएनबी का हेड ऑफिस मान लो पंजाब में है और वहीं पर उसकी पूरी बुक्स ऑफ मेंटेन, हर दिन का डाटा वहीं पर जाता है, सेंट्रलाइज सिस्टम है। एक क्लिक मारो, पंजाब नेशनल बैंक की कोई ब्रांच मध्य प्रदेश में है और पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच कोई दिल्ली में है, तो टीडीएस जब काटना होगा उसको पता नहीं रहेगा कि इसकी 40,000 की लिमिट एक्सीड कर गई है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम होगा तो एक खाते पर उस सिस्टम को पता रहेगा कि इस खाते में इस बंदे के यहां यहां खाते हैं और इनकी लिमिट 40,000 जा रही है ऊपर, वो तुरंत टीडीएस काट लेगा। लेकिन अगर सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, दिल्ली की ब्रांच को पता ही नहीं, दिल्ली की द्वारका ब्रांच को ये नहीं पता दिल्ली की करोल बाग ब्रांच में क्या हो रहा है, या दिल्ली की ब्रांच को नहीं पता एमपी की ब्रांच में क्या हो रहा है, तो फिर इन्होंने ये 40,000 की लिमिट पर ब्रांच दे दी। लॉजिकली है, सिंपल है। आओ 194A, डिडक्टर कौन होगा? डिडक्टर, चलो ये पहले इसी पॉइंट को पढ़ते हैं। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर,
एग्जम्पशन लिमिट ऑफ 40,000 50,000 शैल बी कंप्यूटेड विद रेफरेंस टू ईच ब्रांच। आप हर ब्रांच का लेकर चलेंगे, लेकिन अगर वहां पर सीबीएस है, सेंट्रलाइज सिस्टम है आपका वहां पर, तो जो 40,000 50,000 शैल बी कंप्यूटेड विद रेफरेंस टू होल बैंक, मतलब हर ब्रांच का लेंगे, पूरी के पूरी ब्रांच का एक साथ लेंगे लिमिट। ठीक है, ठीक है सर। चलो सेक्शन एक बार रीड कर लेते हैं। डिडक्टर कौन होगा जी? ऑल पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल एचएफ के केस में स्पेसिफाइड पर्सन। पेई कौन होगा? रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। नॉन कॉर्पोरेट एसएससी का मतलब क्या है? डोमेस्टिक कंपनी तो समझते हो कंपनी। नॉन कॉर्पोरेट एसएससी मतलब जो कॉर्पोरेशन में नहीं है, कोई भी हो सकता है, फिर कोई भी हो सकता है। रेट कितना लग जाएगा? 10%। टाइम ऑफ डिडक्शन जब भी आप क्रेडिट करेंगे अपनी बुक्स में या पेमेंट करेंगे, विच एवर इज अर्लियर। एग्जम्पशन कितनी है? अगर आप लेस देन 5,000 या 5,000 तक दे रहे हैं तो आपके एग्जम्पशन, इसके ऊपर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस के केस में लिमिट 40,000 है, लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट 50,000 है। ऑलरेडी नोट करवा चुका हूं सारी की सारी बातें जी सर। दिस अप्लाई ऑन टाइम डिपॉजिट इंक्लूडिंग रेकरिंग डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट, और रेकरिंग डिपॉजिट मैंने बता ही दिया है। नो टीडीएस इफ, नो टीडीएस इवन इफ अमाउंट पेड द फॉलोइंग एक्सीड 5,000। बेशक लिमिट 5,000 से एक्सीड कर जाए, बेशक लिमिट 5,000 से। देखना जी, ये जो 5,000 की लिमिट थी अदर देन बैंक्स के लिए थी, बैंक्स के लिए तो 40,000 50,000 की लिमिट है। इन केसेस में आप टीडीएस नहीं काटेंगे, बेशक लिमिट 5,000 से एक्सीड कर जाए। अगर आप सीनियर सिटीजन को 50,000 तक की पेमेंट कर रहे हैं, लोन गिवन टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एलआईसी, यूटीआई, इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू पार्टनर। अगर फर्म टू पार्टनर है और वो 5,000 रुपए तक है तो आपको कोई टीडीएस नहीं काटना। इंटरेस्ट पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स को दे रहे हैं। इंटरेस्ट पेड बाय इनकम टैक्स रिफंड, अगर इनकम टैक्स रिफंड फर्म पार्टनर को अगर 5,000 से ऊपर भी देती है, नो टीडीएस इवन इफ अमाउंट पेड फॉलोइंग एक्सीड 5,000। बेशक 5,000 से ऊपर चली जाए तब भी टीडीएस नहीं काटना, बेशक 5,000। ये वो केसेस हैं जो एक्सेप्शन में आते हैं, 5,000 की लिमिट इन पर लगती ही नहीं है। तो अगर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, लोन दिया गया बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एलआईसी, यूटीआई को, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को पेमेंट कर रही है, 5,000 10,000 20,000 जितना चाहे पेमेंट कर सकते हैं। अगर सरकार इनकम टैक्स रिफंड दे रही है, आप जब ट्रेनिंग पर आओगे तो आपको वहां पर जो मैंने बताया था ना फॉर्म 26AS, याद है? अभी टीडीएस का जिक्र किया था कल ही। 26AS में जो डिडक्टी है, जो पेई है, उसका 26AS जनरेट होता है इनकम टैक्स की साइड से। उसमें सब लिखा रहता है इसका किस किसने काटा, किस किसने इसका काटा, टीडीएस। तो इसी में 26AS में ही शो होता है कि आपको कितना इनकम टैक्स रिफंड आया। तो सरकार कभी भी टीडीएस नहीं काटती आपका रिफंड दिया, उस पर इंटरेस्ट दिया, बात खत्म। इंटरेस्ट पेड बाय प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लैंड मॉर्गेज बैंक। बरोबर, बरोबर सर। इंटरेस्ट पेड टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यूटीआई, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड। इंटरेस्ट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये हाईलाइट ये जरूर किया करो। इंटरेस्ट अगर आप जीरो कूपन बॉन्ड पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो 5,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। ये था आपका सेक्शन 194A। तो हमने इंटरेस्ट के दो सेक्शन पढ़े, 193 और 194A। 193 सिक्योरिटीज वाले इंटरेस्ट की बात करता है और 194A अदर देन सिक्योरिटीज वाले इंटरेस्ट की बात करके चलता है। अब मेरा कौन सा सेक्शन रह गया सर? अब आपका स्पेसिफाइड वाले से मोटा मोटी हम बाहर आ चुके हैं। आर रह गया, आर भी करेंगे सर। आर कल करवा दिया था क्या सर? नहीं, आर नहीं करवाया अभी, चलो देखेंगे, कोई बात नहीं। चलो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे ना वो तो मैंने आपके करवा ही दिए हैं। अब हम जो बाकी के रेजिडुअरी बचे वो हम करेंगे। जैसे 194 आइए अभी करेंगे। 194 आइए, सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 194 आइए,
सेक्शन 194, आइए सेल ऑफ, या फिर कहूं एक ने सेल किया तो दूसरे ने परचेज किया, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी। परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन क्या कहता है, बहुत सिंपल सी बात। इधर ध्यान दो, पहले इधर दिया करो, बाद में उतारा करो। हमेशा आपके हाथ में तो कंट्रोल है, आप कभी भी मेरे को चुप करा सकते हो, तो उसका फायदा उठाया करो। लेकिन जब मैं लिखता हूं समझा करो कि सर क्या समझा रहे हैं, बजाय इसके कि सिर्फ उतारना है, घसीटे मारने हैं। उतार लिया मास्टर जी ने जो बोल दिया, ना 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 ना। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो गुलिया जी कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, किसको, राज को। नाम तो सुना होगा, राज मल्होत्रा, राज मल्होत्रा। मजा नहीं आया, कलर चेंज करो इसका। अब ठीक है, गुलिया जी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं राज को, ठीक है कर दीजिए गुलिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या गुलिया जी पर कैपिटल गेन आएगा? यस सर। क्या इन पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए मैं 50C लगा दूं? यस सर। इन पर अगर अगर मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में कुछ डिफरेंस मिला तो क्या मेरा 56 to 10 IFOS, अब एकदम से भाई सब कुछ लिंक होना चाहिए, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? सर लग जाएगा, क्योंकि रिलेटिव नहीं है ना भाई, गुलिया साहब के ये राज रिलेटिव नहीं है, तो इन पर लग सकता है IFOS 56 to 10 इफ, लग भी सकता है ना भी निकले। अब इफ की मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में अगर डिफरेंस रहा तो ऑब्वियसली लग जाएगा 56 to 10। राज भाई साहब क्या करेंगे इस केस में, राज जी क्या करेंगे, राज जी काट लेंगे TDS। क्या करेंगे, राज जी काटेंगे TDS, TDS अंडर सेक्शन 194, ये राज काटेंगे TDS। मतलब TDS में जब भी आप पेमेंट करेंगे तो आपका हक बनता है कि आप TDS काट लो। इस केस में कौन किसको पेमेंट करेगा, गुलिया साहब ने तो प्रॉपर्टी सेल की है, तो राज बाबू जी इनको जब पेमेंट करेंगे तो राज इन पर TDS काट लेंगे। परचेज, राज ने परचेज की है, इसने सेल की है, इसने परचेज की है, अगर इसने परचेज की है तो ये TDS काटेगा, क्योंकि राज इसको पेमेंट देगा, पेमेंट देते टाइम कुछ अमाउंट चुपके से निकाल लेगा, बोल देगा सरकार ये लो इसका पैसा। हाँ जी बोलिए, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? है सर। अब मुझे बताओ, जब राज परचेज करेगा, जब राज परचेज करेगा तो ये TDS काटेगा 194 IA में, TDS काटेगा 194 IA में। जी सर, सिंपल सी बात है, अगर इसका कंसीडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड करता है 50 लाख से तो ये TDS काट लेगा 1% का। अगर इसका कंसीडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड करता है अगर इसका कंसीडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड करता है 50 लाख से तो TDS कट जाएगा 1%। 1% किसका, जो भी हायर होगा, जो भी हायर होगा ऑन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसीडरेशन, whichever is higher, whichever is higher। ये था आपका सेक्शन 194। आइए आपका इंतजार था।
बड़ा सिंपल लैंग्वेज में, बहुत शॉर्ट में मैंने लिखवा दिया। ठीक है, चल सकते हैं जी सर, चल सकते हैं। चलो आइए सेक्शन पर जरा एक मोटी मोटी नजर मारते हैं। 194 आइए, स्पेसिफाइड पर्सन में कवर था नहीं, तो डिडक्टर कौन हो सकता है? एनी पर्सन पेइंग कंसीडरेशन अदर देन रेफर्ड टू सेक्शन 194 एलए, कंपल्सरी एक्विजिशन। कंपल्सरी एक्विजिशन का सेक्शन है, आगे पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी के केस में दो सेक्शन आते हैं, एक 194 आईए, एक 194 एलए। एलए कंपल्सरी एक्विजिशन का है, आईए नॉर्मल प्रॉपर्टी का है। रेट क्या लगेगा? रेट लगेगा जी 1% ऑफ कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर 20%, ऑब्वियसली अगर आपने पेन नहीं दिया तो। परचेजर, मैंने क्या बोला था, कुछ ऐसे केसेस है जहां पर आपको टीडीएस काटते टाइम पेन नंबर की जरूरत नहीं पड़ती। परचेजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 10 नंबर, सॉरी पेन 10 नंबर की जरूरत नहीं पड़ती एज पर सेक्शन 203A। बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई, मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, बात समझना, मैंने आज प्रॉपर्टी खरीदी, तो तुम्हें लगता है मैं कल फिर खरीदूं, परसों फिर खरीदूं, 2 4 5 10 20 साल तक नहीं प्रॉपर्टी खरीदते लोग बाग? हाँ जी। तो सरकार ने कहा यार हर किसी को 10 नंबर दे के क्या फायदा? जो बिजनेसमैन है, जो रैकरिंग नेचर की ट्रांजैक्शन करते, जो बार बार टीडीएस काटते, उन्हीं को 10 नंबर दो। इनके लिए इसीलिए इन्होंने 26 क्यूबी एक अलग से फॉर्म निकाला था रिटर्न भरने के लिए। अलग से भरो भाई तुम लोग, पैन कार्ड पर ही इनकी रिटर्न चली जाती है। पैन कार्ड पर, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही एक रिटर्न फाइल की थी इनकी, पैन कार्ड पर ही रिटर्न चली जाती है, जिसमें 2 परचेजर थे 2 सेलर थे, जो मैंने वाले की। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, 10 नंबर की जरूरत ही नहीं होती इतना। ये वाली लाइन ना, ये वाली लाइन मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, प्रैक्टिस में इस लाइन से तुम पूरे ताउम्र में 10 से 20 लाख कमा सकते हो, सिर्फ इस लाइन से। सर कैसे? जेन्युइनली बताऊं, इतने अकाउंटेंट है मार्केट में, इतने अकाउंटेंट, फिर कहते हैं सर सीए का ना काम कम कर दिया इन अकाउंटेंट्स ने। अरे भाई नहीं किया, ये सेक्शन 194 आइए वो पढ़ेंगे ही नहीं, या फिर 203 नहीं पढ़ेंगे, पढ़ भी लेंगे गूगल पर 194 आइए पढ़ेंगे, 203A नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 194 आइए को पढ़ना पड़ता है 203 के साथ। मेरी बुक्स थोड़ी है उनके हाथ में, उनके हाथ में तो या तो बेयर एक्ट होगा या गूगल पर उन्होंने सर्च किया होगा, वहां पर 194 आइए आएगा। वो ये कभी नहीं बताता ये वाली लाइन, उनको लगेगा यार 10 नंबर लेना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, वो आएंगे किसी सीए साहब के पास कि सर फिर 10 नंबर लो, फिर 10 नंबर सरेंडर करवाओ, सर उसके बिना कोई तरीका है? हम कहते हैं हम करवा देंगे, कोई बात नहीं, 10,000 रुपये लगेंगे, 10,000 रुपये लगेंगे। कितनी देर का काम होता है? आधे घंटे का काम होता है। मैंने कहा 10,000 रुपये लगेंगे जी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिपार्टमेंट में जान पहचान है, बिना 10 नंबर की रिटर्न फाइल करवा देंगे, तुम चिंता मत करो, बस क्लाइंट की डिटेल भेजो। डिटेल में क्या भेजना है? कुछ नहीं, जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं वो भेज दो, दोनों के आधार कार्ड पैन कार्ड भेज दो, जिसका सेल परचेज हुई है, बात खत्म। 26 क्यूबी भर के मन कर ले यार नक्की कर, आधे घंटे में 10,000 रुपये अंदर, तो 10 से 20 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। बहुत क्लाइंट आते हैं इस चीज के, बहुत क्लाइंट आते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, नो टीडीएस अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख, कंसिडरेशन 50 लाख से कम है। द लिमिट ऑफ 50 लाख हैज टू बी टेकन इंडिविजुअली फॉर ईच इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप हर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लिमिट सेपरेट लेंगे। TDS on compulsory acquisition of immovable property 194 LA IA does not attract, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर कंपल्सरी एक्विजिशन है तो फिर वहां पर लगेगा LA, IA नहीं लगेगा वहां पर। एग्जाम्पल भी दिया है सर इसमें, तो क्या बात है। Mr. X has purchased one building rupees 65 lakh. In this case, amount of TDS shall be 65 lakh का 1%। क्यों? क्योंकि 50 लाख से ऊपर चली गई अमाउंट। बट इफ बिल्डिंग इज परचेज 47 लाख, टीडीएस कटता ही नहीं, क्योंकि 50 लाख से नीचे है अमाउंट। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, आप एक बार घर से भी रीड करेंगे तब भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन कंप्लीट हुआ आपका 194 आइए, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सोच के देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी बेची जा रही है, आपके मदर फादर परचेज कर रहे हैं,
सरकार ने बोल दिया 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी कि भैया टीडीएस काटो। जनरली मार्केट में ये रहता है टीडीएस कटेगा तो 10 नंबर चाहिए, 10 नंबर होगा तभी तो टीडीएस काटोगे। फर्स्ट डे पर मैंने यही बताया था, बट एक्सेप्शन भी बताई थी, उसमें ये सेक्शन भी लिखा होगा कि अगर इस सेक्शन में टीडीएस कट रहा है तो यू नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 10 नंबर, यू नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 10 नंबर। बताइए मजा आया, मजा आया कि नहीं आया? हाँ जी, चले आगे चले। जी सर, चलिए। सेक्शन है आपका अगला 194M, 194M, M फॉर मद्रास। सर टीडीएस के सेक्शन याद करने हैं? हाँ करने हैं। सेक्शन 194M, टीडीएस ऑन पर्सनल पेमेंट। अगर आप पर्सनल नेचर की पेमेंट कर रहे हो तो उस केस में 194M लग जाएगा। पर्सनल नेचर की पेमेंट किस में? अगर आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अगर आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो पर्सनल नेचर की पेमेंट है तो आपका 194M लगेगा। और अगर आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो पर्सनल नेचर नहीं है, वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, तो सेक्शन कौन सा लगेगा? 194C। अगर आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, अगर वो पर्सनल पेमेंट है तो सेक्शन लग जाएगा 194M, ना कि 194J। ये सेक्शन कभी भी नहीं लगते। कमीशन ब्रोकरेज की बात करूं, अगर आप पर्सनल नेचर के कमीशन ब्रोकरेज में जा रहे हैं तो 194M लगेगा, ना कि 194H लगेगा। ये तीनों सेक्शन, जो तीनों सेक्शन थे वो कमर्शियल के लिए थे। आइए, डिडक्टर कौन होगा? सबसे पहले डिडक्टर देखते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ डिडक्टर हो सकता है अदर देन दोज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194C, 194H और 194J। अगर आप इन सेक्शंस की बात करूं तो ये पर्सनल नेचर के नहीं है, ये प्रोफेशनल नेचर के हैं, बिजनेस नेचर। सर पर्सनल नेचर बताओ। पर्सनल नेचर सुनो, कॉन्ट्रैक्ट 194C लग रहा है, ठीक है? ठीक। मैंने अपनी शादी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कहा यार सुन मेरी बात, किसी को पकड़ा, ठीक है पकड़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरा उसका, शादी में सर 80 लाख का खर्चा आएगा, मेरा उसका कॉन्ट्रैक्ट डील डन, सब कुछ वही मैनेज करेगा, बढ़िया कैटरर वगैरह सारी चीजें। सेक्शन कौन सा लगेगा? 194M लगेगा, ना कि 194C लगेगा। बेशक वहां पर कॉन्ट्रैक्ट था, वर्क कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पर्सनल नेचर का है, हमेशा ये लगेगा। लेकिन अमाउंट इसमें बड़ी, अमाउंट इसमें बड़ी है। इसमें अमाउंट कितनी है? 50 लाख रुपीज, 50 लाख से ऊपर की पेमेंट होनी चाहिए, तब जाकर आप पर ये सेक्शन अप्लाई होगा। अगर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ पेमेंट कर रहा है किसी भी रेजिडेंट को, एनी पेमेंट, नॉट कवर्ड अंडर 194C, JH, और वो जो अमाउंट है वो एक्सीड कर जाती है 50 लाख रुपए से, तो टीडीएस लग जाएगा आपका 5% का। ये लो जी, सेक्शन आपका सिर्फ इतना ही था, सेक्शन आपका सिर्फ इतना ही था। बात समझ आई? आ गई सर, उतार लिया, उतार लिया। एक एग्जांपल लिखो इसमें, मिस्टर राजू
मिस्टर राजू पेड अमाउंट 80 lakh to a person for his brother marriage, then TDS will be 80 lakh का 5%, 4 लाख रुपए। एट्टी लाख का 5%, 4 लाख रुपीज। उतारो फटाफट एग्जाम्पल, फटाफट उतारो एग्जाम्पल। हाँ जी, चलें। आइए सेक्शन की एक बार मजबूती देखते हैं। रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट होगी, हाँ जी सर। रेट ऑफ टीडीएस 5%, अगर 50 लाख से ऊपर गया तो नेचर ऑफ पेमेंट देखिए जी, नेचर ऑफ पेमेंट देखिए ध्यान से। कैरिंग आउट फॉर एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर कैरिंग आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। कमीशन नॉट बीइंग इंश्योरेंस कमीशन 194 डी करेगा, और ब्रोकरेज फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस। लेकिन तीनों के तीनों पर्सनल नेचर के होने चाहिए, अदरवाइज रिस्पेक्टिव। कॉन्ट्रैक्ट के लिए 194 सी, प्रोफेशनल के लिए 194 जे लगता है। फिर यहां क्यों? क्योंकि ये पर्सनल नेचर के हैं, दैट्स व्हाई 10 नंबर की आपको जरूरत नहीं है 194 एम के लिए, क्योंकि पर्सनल नेचर। वही फिर वही बात आ जाएगी, शादी अरे एक बार होती है, बार बार थोड़ी होती है। 10 नंबर लेके करोगे क्या? समझ गए? ठीक, चलिए 194 एन क्वेश्चन लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन की टेंशन मत लेना, मैं फिर कह रहा हूं एक बार एक फ्लो में चैप्टर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे सेक्शन है। और टीडीएस का आता है क्वेश्चन तो फिर 4 मार्क्स का आ गया, 6 मार्क्स का आ गया, 1 2 3 तीन एंट्रियां दे देगा आपको 2-2 नंबर की, 6 मार्क्स। सॉल्व करो तो वो कहीं से भी आ सकती है। टीडीएस का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बनना मुश्किल है, बहुत कम चांसेस होते हैं। मुश्किल ये बनते हैं बट बहुत कम। टीडीएस बीच में घुसता है, पीजीबीपी के बीच में घुस गया, क्योंकि अब जो आगे आने वाले चैप्टर्स है ना, जैसे टीडीएस है, डिडक्शन है, रिटर्न फाइलिंग है,
तो इनके स्पेसिफिकली क्वेश्चंस बनना थोड़ा सा कम रहता है एग्जाम में। वो क्या करते हैं, बीच में घुसाएंगे इनको, डिडक्शन। अब फुल फ्लेज क्वेश्चन बना के क्या करेंगे, इस बंदे ने इतनी डिडक्शन इतनी कराई इसमें कितनी, अरे नहीं भाई, वो टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा, बीच में डिडक्शन डाल देगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू रीड और लर्न दिस चैप्टर्स। तो एक साथ इसके क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। चलो 194N क्या कहता है, आप अपना ही पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो आपका टीडीएस कट रहा है। आप अपना ही पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो आपका टीडीएस कट रहा है। कभी सोचा था आपने, आप बैंक से अपना ही कैश निकलवाओ और आपका काट दिया जाए टीडीएस? नहीं सर, नहीं सोचा था, लेकिन है, आ गया सेक्शन 194N। क्या बैंक से अपना ही पैसा निकलवा रहे हो फिर भी टीडीएस काटा जा रहा है? देखो यार, एक क्लाइंट के साथ जेन्युइनली अभी क्या हो रहा है, मेरे क्लाइंट के साथ, क्लाइंट के पास पैन कार्ड था, ठीक है, आधार कार्ड से लिंक नहीं था, कोई बात, कैश विड्रॉ किया, हो सकता है मोटी अमाउंट विड्रॉ की हो, जमीन का पैसा था, किसान था बेचारा, था क्या है, तो उसका टीडीएस कटा 1,21,000 अप्रोक्सीमेटली, 1,21,000 रुपए के आसपास उसका टीडीएस कट गया। बड़ी अमाउंट है। बैंक वाले ने बोला कोई बात नहीं, अपने सीए साहब से बात कर लो, वो रिफंड करवा देंगे। क्लाइंट का फोन आया कि सर ऐसे ऐसे बात है, उसके लड़के की मेरे पास जीएसटी का काम है, तो सर ऐसे ऐसे पापा का टीडीएस कट गया, 1,21,000 रुपए रिफंड हो जाएगा? मैंने कहा हो जाएगा यार, कोई बात नहीं, जब आएगा टाइम, क्योंकि उसके फादर नॉन वर्किंग है, किसान है, इनकम एग्जेम्प्ट है। तो आए, कोई बात नहीं जी, साल पूरा हुआ, रिटर्न भर दी मैंने, रिटर्न भर दी तो पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक ही नहीं था, उन्होंने रिफंड रोक दिया। मैंने कहा जी इसको लिंक कराओ, वो लिंक करवाने गए तो वो बोले पैन आधार कार्ड में चेंज नहीं हो सकता, पैन कार्ड में चेंज कराओ। मैंने उनको बोला जो जो डिटेल आधार कार्ड में है एज इट इज आप पैन कार्ड में करवा दो। उन्होंने जाके पता नहीं क्या बोला, पैन कार्ड सेंटर पे इतने मूर्ख आदमी बैठते हैं ना, मैं सच में बताऊं, उन्होंने नया पैन कार्ड इशू कर दिया। और करंटली अगर आप नया पैन कार्ड लेते हो वो ऑटोमेटिकली आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाता है, हो गया लिंक। अब पुराने वाला पैन कार्ड जिस पर टीडीएस कटा है वो तो लिंक ही नहीं है, उसी की आईटीआर गई हुई है। नए वाले पैन कार्ड की ना आईटीआर है ना वो लिंक है। अब मैं घूम रहा हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रोहतक में, पहले उसको डी लिंक करवाओ। कैसे करवाओ जी? पहले नए पैन कार्ड को बंद करवाओ। पहले नया पैन कार्ड बंद करवाया, वो अभी तक डी लिंक नहीं हो पाया है। तो किसी आदमी ने अपना ही पैसा विड्रॉ किया था, 1,21,000 रुपए, उसका टीडीएस काट लिया। अब मुझे बताओ, ये हरासमेंट नहीं है? कोई बंदा अपना ही पैसा विड्रॉ कर रहा है, उसका टीडीएस काट लिया आपने, क्या सेंस बनती है यार? जबरदस्ती, मतलब किसी के नाम पर भी। कभी भी लॉ बनाया जाता है ना, स्पेसिफिक आदमियों को नजर में रख के नहीं बनाया, लॉ इन जनरल रख के बनाया जाता है मेरे दोस्त। अब ऐसे ऐसे पता नहीं कितने आदमी होंगे जो यार अपने ही पैसे पर टैक्स कटवा रहे हैं। देखते हैं 194N क्या कहता है, अगर बैंक टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल अगर बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी पोस्ट ऑफिस पेमेंट कर रहे हैं एनी पर्सन को, किस बात की पेमेंट कर रहे हैं? सिर्फ इसने क्या करवाया है, कैश विड्रॉ करवाया है, तो इस केस में टीडीएस काट लिया जाएगा। टीडीएस कब काटा जाएगा? दो केसेस बनते हैं। ही हैज फाइल्ड ITR for last 3 year, he has not filed ITR
ऑल द 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो टीडीएस इन्होंने अलग अलग बताया। अगर उसने रिटर्न फाइल कर दी अपनी पिछले 3 सालों की, तीनों के तीनों सालों की, और उसने रिटर्न फाइल नहीं की, तो अगर ये वाला केस है तो इसमें विड्रॉल देखे जाएगा। अगर आपने विड्रॉ किया है पैसा 1 करोड़ से ज्यादा, तो टीडीएस कटेगा आपका 2% पर। इस वाले केस में और अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की, आईटीआर फाइल नहीं की, देखना जी कितनी छोटी लिमिट ले आए हैं। अगर आपने विड्रॉ किया है पैसा 20 लाख से ज्यादा, और तो आपका जो टीडीएस है वो कटेगा एट द रेट 2% पर। और अगर आपने विड्रॉ किया है पैसा 1 करोड़ से ज्यादा, तो जो टीडीएस है वो कटेगा 5%। ये लीजिए। बात समझे कि नहीं समझे बाबू? जी सर समझ गए। चलिए दोबारा देखते हैं सेक्शन। सेक्शन क्या कहता है? टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल 194N। अगर आपने अपना ही पैसा बैंक से विड्रॉ किया तो बैंक आपका टीडीएस काट लेगा। चलिए देखते हैं। बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस किसी भी पर्सन को कैश विड्रॉ करवा रहे हैं, तो अगर उस पर्सन ने आईटीआर फाइल कर दी अपने 3 साल की, तो ठीक है जी, विड्रॉल 1 करोड़ से ज्यादा होते ही टीडीएस कट जाएगा 2%। अब मेरे वाले केस में ये वाला केस था, विड्रॉ किया था उसने 20 लाख से ज्यादा, उसने बेचारे की आईटीआर कहाँ फाइल होगी, किसान था, he has not filed ITR for all the 3 preceding previous year, तो विड्रॉ 20 लाख से ऊपर जाते ही 2% का टीडीएस काट लिया। और अगर 1 करोड़ से ऊपर चला गया 20 लाख की जगह, तो टीडीएस 5% काट लिया जाएगा अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तो। कुछ केसेस में इन्होंने छूट दी कि भैया अगर ये लोग पैसा निकालते हैं या पैसा विड्रॉ करते हैं तो हम टीडीएस नहीं काटेंगे। फिर वही बात इन्होंने अपना ही देखा, अगर बैंक कहीं से पैसा विड्रॉ कर रहा है टीडीएस नहीं कटेगा, पोस्ट ऑफिस कहीं से बैंक पैसा विड्रॉ कर रहा है नहीं कटेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कहीं से पैसा विड्रॉ कर रही है नहीं कटेगा। आपने कई बार देखा होगा कई ब्रांचेज में, बैंक की ब्रांचेज में कैश का क्रंच हो जाता है, कैश नहीं होता, तो वो इसमें मनी चेस्ट बोलते हैं, करेंसी करेंसी चेस्ट बोलते हैं, करेंसी चेस्ट से वो पैसा लेकर आते हैं, कैश इनको चाहिए होता है। आरबीआई के करेंसी चेस्ट होते हैं हर शहर में अलग अलग जगह, तो वहां से पैसा ना लाके कई बार साथ वाली ब्रांच से ही कैश ले लिया जाता है, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। गवर्नमेंट अगर कैश विड्रॉल कर, अपना देखो सरकार कितना सोचती है, गवर्नमेंट कैश विड्रॉल कर रही है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। क्यों भाई, तुम कौन हो? तुम कौन हो? अगर तुम कैश विड्रॉ कर रहे हो तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। वाह। कई बार क्या होता है बड़े बड़े बिजनेसेस में, प्राइवेट बैंक ये सर्विस ज्यादा देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बैंक भी कोई पीछे नहीं है इससे। एसबीआई ये सर्विस देता था कि अगर आप ओल्ड एज हैं या कुछ स्पेसिफिक केसेस में आपका पैसा घर ही भिजवा दिया जाता है, तो घर कैसे भिजवाया जाता है? बैंक का ऑफिशियल ही वो पैसा लेकर आता है। तो बैंक का ऑफिशियल अगर बैंक से पैसा निकाल रहा है तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। अगर कोई एटीएम रिफिल करने वाली कंपनीज है,
अगर कोई एटीएम रिफिल करने वाली, इसको बोलते हैं व्हाइट लेवल ऑपरेटर। व्हाइट लेवल ऑपरेटर जो एटीएम में पैसा डालते हैं, अगर वो कंपनीज कहीं से पैसा विड्रॉ करती हैं तो उन पर भी टीडीएस नहीं कटेगा। काम ज्यादा हो गया, उन कंपनीज ने अपनी फ्रेंचाइजी दे रखी किसी को, जो एटीएम रिफिल करती है उन्होंने ही आगे फ्रेंचाइजी दे रखी किसी को, उन फ्रेंचाइजीज का भी टीडीएस नहीं कटेगा। और जो मंडी में आढ़ती लोग बैठते हैं, कुछ तो सोचा इन्होंने, उनका भी टीडीएस नहीं कटेगा। आओ, कैश विड्रॉल डिडक्टर कौन होगा? कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, अगर पेमेंट एक्सीड हुई 1 करोड़ से ज्यादा फॉर वन और मोर अकाउंट्स मेंटेन बाय सच डिडक्टर। बजट 2023 में एक अमेंडमेंट आई है जी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ये लिमिट 3 करोड़ होगी इंस्टेड ऑफ 1 करोड़। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ये बजट की अमेंडमेंट थी 23 की, छोटी सी अमेंडमेंट है। 2% का टीडीएस कटेगा अगर सम एक्सीड 1 करोड़, 2% का टीडीएस कटेगा अगर 20 लाख से एक्सीड कर गया, 5% कटेगा अगर 1 करोड़ से एक्सीड कर गया, अगर उसने अपनी आईटीआर नहीं भरी है। ये कौन सा था? जिसमें आईटीआर फाइल्ड है, 3 ईयर की अगर आईटीआर फाइल्ड है तो 1 करोड़ से ऊपर जाते ही 2% कटेगा। लेकिन यहाँ पर 20 लाख से ऊपर जाते ही 2% और 1 करोड़ से ऊपर जाते ही तो 5% अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की तो। हरासमेंट नहीं है, जो लोग अनपढ़ हैं बेचारे, जो जिनकी इनकम कम है, जो आईटीआर फाइल नहीं करते और बाई चांस उनका कभी मुआवजा आया, ये होता कहाँ है एक्चुअल में, ये वाला पॉइंट देखो कहाँ लगता है। किसी कोई जमीन का छोटा सा टुकड़ा बिका, किसान का बिका, नॉन किसान का बिका, और वो अपना कैश विड्रॉ करते हैं क्योंकि उनको जरूरत है, भाई मुआवजा आ गया, सरकार ने कंपनसेशन दे दिया। जब वो, क्योंकि वो लोग गरीब है बेचारे, आईटीआर कहाँ से भरते और 20 लाख से ऊपर जाते ही टीडीएस काट लेते। कईयों को तो पता ही नहीं रहता बैंक ने टीडीएस काट लिया। यहां पर हरासमेंट हो रही है। नो टीडीएस अगर आप गवर्नमेंट पेमेंट, एनी पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट ऑफ ए बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक, जो आपके घर आकर पैसा लेकर जाते हैं, पैसा देकर जाते हैं। व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर ऑफ बैंकिंग और कोऑपरेटिव बैंक, जो एटीएम को रिफिल करते हैं। कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज फॉर फ्रेंचाइजीज अगेंस्ट व्हाइट लेवल, इन्हीं की फ्रेंचाइजी होती है ये। और जो एपीएमसी होता है, कमीशन एजेंट ट्रेडर ऑपरेटर अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में जो कमीशन ट्रेडर होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, आड़ती, बेसिकली आड़ती, अगर ये लोग विड्रॉ वगैरह करते हैं कोई टीडीएस नहीं कटेगा। यस और नो? बोलिए। 194N क्लियर हुआ कैश विड्रॉल का? कैश विड्रॉल का 194N क्लियर है? दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट थे, एमबी और एनबी, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज के लिए, और एमबी, ये ज्यादा पुराने सेक्शंस नहीं है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक एक दो दो तीन तीन साल हुए इनको, बस दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे चले? हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। फिर 5 मिनट का लेते हैं ब्रेक, इसको बनाते हैं पार्ट 1। अभी मैं 5 या 10 मिनट के बाद शुरू करूंगा पार्ट 2 इस वीडियो का। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 जरूर देखना, अगली क्लास मत शुरू कर देना। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में।